Welcome, my dear friends, to the Infinity Academy. In the today's session, we are going to discuss about the Dr. Homi Baba Junior Scientist Competition, which was held today. For this examination, class 6th and the 9th students, they have appeared. And firstly, we will discuss how the paper was. So, I would like to ask the question for Mr. Irfan Patan, sir. How was the physics, sir? Sir, as we have discussed with the students and with the papers also, physics is a bit of easier in the starting, and the last questions, whatever the questions are there, they are bit of lengthier, we can say that. But overall, we can say that the paper is a moderate level, which we can solve within a time. Yes? Okay, sir. Thank you. ओके मतलब जो बच्चे एवरेज है वो भी अच्छे से सॉल्व कर सकते फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं तो स्कोर बढ़ेगा. बढ़ना तो चाहिए. हाँ. और हमारे इन्फिनिटी एकेडमी का तो डेफिनेटली रॉकेट पे ही है. ओके चलो. तो केमिस्ट्री का पेपर कैसा था सर? केमिस्ट्री के बारे में अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा दिखने में लेंदी था, बाकी क्वेश्चन इजी थे. हम ऑप्शन एलिमिनेशन में अगर जाए तो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. बस ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जो कि हमारे थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लग सकते हैं. हमें तो अच्छा लगता है क्वेश्चन पेपर, बच्चों के हिसाब से अगर बात की जाए तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट माना जाए, ऐसे माना जाता है. बट ये सारी चीजें तो ठीक है, बट कट ऑफ का कैसा हुआ फिर सर? ओके, का हम लोग बोल सकते हैं फिजिक्स तो बढ़ा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी टांग भी. बिल्कुल केमिस्ट्री की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकता है, बट फिर भी मतलब अगर बायोलॉजी की और फिजिक्स के बारे में सोचा जाए तो फिर केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा केमिस्ट्री की वजह से इम्पैक्ट आएगा कट ऑफ का. तो कट ऑफ थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है, तो इस बारे में थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यस, दैट मीन्स द केमिस्ट्री इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस पेपर. बिल्कुल. अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से भी बात की तो उसमें भी यही आया कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत लेंदी था, तो बच्चों का टाइम जो है वो ज्यादा तो केमिस्ट्री में चला गया. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर अनेबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, सो इट इज गोइंग टू डिसाइड द मेरिट लिस्ट फॉर दिस ईयर. For this year might be a bit of higher side with the 2 subjects are easier, and the only those are just left out the questions of those 3-4 chemistry na, they will be score the much better because they will be decide the solving of more question within that time. मतलब जिसने क्वेश्चन छोड़ा है वो ज्यादा स्कोर कर सकता है. जिसने फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर ज्यादा अटेम्प्ट किया है उसका स्कोर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में लेंदी है तो उसमें टाइम बहुत गया है. ओके चलो, तो हम सब जो वेट कर रहे हैं फॉर द पेपर की डिस्कशन, सो वी विल स्टार्ट विद द फिजिक्स. आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर इरफान पठान सर, ही विल कैरी ऑन, देन वी विल गो फॉर द बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री. ओके सर, थैंक यू सर. हम लोग बच्चों के साथ अभी डिस्कस करते हैं पेपर अच्छे से और कंटिन्यू करते रहेंगे. चलो बेटा, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन इज टू इजी, जो हम लोगों ने ग्रेड 6 से सीखते आया था वहीं से स्टार्ट किया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है. और इसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी वाली क्या किया था बेटा, एक ट्रिक याद किया था, अगर याद होगा तो आपको. व्हाट है बेटा, मालती. याद है, मालती आमटी ला. Yes or no beta? Now, what is meaning of Malti? Mass stand for mass, length, time, electric current, amount of substance, temperature and luminous intensity. अब इसमें से देख के आपको पता करना है कि किसका क्या है. तो देखो बेटा, what we can say that किलोमीटर है क्या बेटा, नहीं है. लेंथ का क्या था, मीटर था. लेंथ का क्या था बेटा, मीटर, तो किलोमीटर नहीं आएगा. नेक्स्ट, किलोग्राम, यस, किसका है बेटा, मास का. सो किलोग्राम इज देयर अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकेंड, क्यूसेक है क्या, नहीं है. एंड केल्विन इज द अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी. किसका फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, यस, वेरी गुड, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर. तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, क्यू एंड यस, करेक्ट. सो कहां पे दिख रहा है आपको क्यू एंड यस, ऑप्शन ए. चलो, so what is your next question beta? The next question is a car is moving with the deceleration. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. क्या बोला हुआ है, डीएक्सेलरेशन. अभी डीएक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, डेफिनेटली कम हो रही है. कम हो रही है तो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, वेरी गुड, वी नीड टू गो विद नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, -6. What is the initial velocity of the car which stops after 2 seconds? यहाँ पे अभी 2 वेलोसिटी दिया हुआ है. पहला पूछा हुआ है आपको इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट u.
और अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी भी दिया है। देखो दिया है क्या, स्टॉप्स, दैट इज फाइनल वेलोसिटी भी प्रोवाइड किया हुआ है एंड द फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, 0, करेक्ट। उसके बाद आपको टाइम प्रोवाइड किया है 2 सेकेंड्स, करेक्ट। अभी क्लास में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा अभी ये सॉल्व करने के लिए, गुड, वी नीड टू गो विथ इक्वेशन ऑफ मोशन, और पहला ही इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस एडी। अभी क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है, बाकी सब ट्रांसफर कर दो, यू विल बी गेट द आंसर। v कितना है बेटा 0, u फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन है -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 कितना है बेटा 12, -12 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो u विल बी बिकम योर 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द आंसर बेटा, ऑप्शन डी। आए समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ द सर्किट अफेक्ट द पावर कंज्यूम इन इट। देखो बेटा पावर के हम लोगों ने टोटल 3 फॉर्मूले देखे थे, P इज इक्वल टू वी आई, यस और नो बेटा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, पावर को मॉडिफाई किया था, नॉट वेलोसिटी, हम लोग क्या बोलेंगे बेटा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। इफ आई रिप्लेस दिस विद V, ये वाला क्या बनेगा बेटा आपका, ये वाला बन जाएगा I स्क्वेयर आर, यस और नो। और सिमिलर वे में पावर में I को भी चेंज तो कर सकता हूं, यहां से अगर I का फॉर्मूला बनाया तो R किधर जाएगा, डिवीजन में। तो व्हाट वी कैन से दैट I इज इक्वल टू V बाय R, V स्क्वायर बाय R। मतलब पावर को अफेक्ट कौन कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, करंट कर रहा है और रेजिस्टेंस भी कर रहा है, क्लियर। तो देखो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये आ सकता है, रेजिस्टेंस ये आ सकता है, टेम्परेचर समझाता हूं, और करंट फ्लोइंग ये आ सकता है, करेक्ट। अभी ये देखते ही सब बच्चों ने PQS ऑप्शन भी दिख रहा है सेलेक्ट कर दिया होगा, लेकिन रुको थोड़ा समझो, आपने कुछ पढ़ा भी था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है रे बेटा, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को। और जब अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो पावर भी चेंज हो रहा है, गॉट इट। सो यहां पे जो ऑप्शंस आएगा दैट विल बी इंक्लूडेड अ टेम्परेचर ऑल्सो, एंड द फाइनल आंसर विल बी गोइंग टू बिकम व्हाट बेटा, PQRS, गॉट इट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने PQS सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what position an object be placed in front of concave mirror so that its image is of the same size। ये तो बहुत बार सॉल्व किया है, कैसे था बेटा हम लोग का ये वाला, लेट स्पेरिकल मिरर है, ये स्पेरिकल मिरर पे हम लोगों ने क्या किया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द डिसाइडिंग पॉइंट। यहाँ पे जब भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो सेम साइज मिलता है, इससे आगे क्या होगा रे बेटा, मैग्निफिकेशन, इससे पीछे वी कैन से दैट डिमिनिश होता है, करेक्ट। तो कौन सा वाला पॉइंट है जहां पे आपको क्या मिलता है बेटा, सेम साइज, इट्स अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है क्या बेटा, आपको नहीं दिख रहा है। कैन वी कन्वर्ट इट, यहां से यहां तक कोई हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, फोकल लेंथ, जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये होगा, मतलब टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है बेटा, 2f है। सो व्हाट वी कैन से दैट एट 2f, गॉट इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। और ये वाले भी क्वेश्चन में इतने सिले मिस्टेक्स किए बच्चों ने, सबके सब है बोल कर आ गए, करेक्ट। अभी आप देखो, आप जब मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या कुछ सर्च करना होता है तो आप क्या ओपन करते हो, गूगल ओपन करते हो। लेकिन गूगल का डायरेक्टली ब्राउजर है क्या बेटा, नहीं है। गूगल इज योर सर्च इंजिन, ये वाला जो है आपका एक्चुअली इट्स अ सर्च इंजिन, नॉट अ ब्राउजर, करेक्ट। और ये बच्चों ने गूगल को ब्राउजर कंसीडर किया हुआ, यहाँ पे गलतियां हो गई है। और बाकी के जो आप देख रहे हो दैट गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑल आर दी ब्राउजर्स। सो क्या आएगा बेटा आंसर, QRS। कहां पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन C, गॉट इट। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन,
a simple pendulum is taken from the earth to the moon, what will be the effect on its time period? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल सा था, क्या था बेटा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्या तो किसी कोई डाउट है? पढ़ा हुआ है। अभी मेरे को ये रिलेशन से बोलो, टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर जी कम हो रहा है तो टी बढ़ेगा और जी बढ़ रहा है तो टी कम होगा। समझ में आ रहा है इतना? तो अभी मेरे को ये बोलो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस में हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? वी आर मूविंग फ्रॉम अर्थ टू मून। कहां से कहां जा रहे हो बेटा? वी आर मूविंग फ्रॉम अर्थ टू मून। तो मेरे को ये बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर कम होगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। यस और नो? और यही वाला देखो कहां आएगा फिर आंसर? इंक्रीजेस ड्यू टू लोअर ग्रेविटी। सिंपल सा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे खींचने वाला कोई है ही नहीं, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा, वापस आने में भी टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ था और मैंने बोला भी था कि ये वाला मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट? क्या बोला है रे बेटा? यहाँ पे देखो, light is incident on a surface S1, S2, S3 as shown in figure, on which surface the angle of incidence is equal to angle of reflection। और हम लोगों ने पढ़ा था ये कहां पे? रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। भाई कोई भी रिफ्लेक्शन हो दे दो, लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल रे विल बी गोइंग टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। माइट बी सब पैरेलल नहीं है, करेक्ट, लेकिन इंडिविजुअल रे को उनका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हर सरफेस फॉलो करता है। दैट मींस ऑप्शन डी, S1, S2, S3। गुड। चलो, a force F produce an acceleration of 8 meter per second square in an object of a mass m1 and 24 meter per second square in an object of a mass m2. What acceleration will be produced if both the masses were tied together and applied same force? डिक्टो कॉपी क्वेश्चन है अपना डीपीपी में का। करेक्ट ना बेटा? जो हम लोगों ने सॉल्व किया था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, वही वाला दिया हुआ है। देखो, अ फोर्स F प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। क्या बोला हुआ है? एक फोर्स F है, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो गया बेटा? मेरा जो एक्सेलरेशन है वो कितना हुआ अभी? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? इसका जो मास बोला हुआ है वो m1 दिया हुआ है, इसका जो मास बोला हुआ है दैट हैज बीन गिवन ऑफ m2। करेक्ट बेटा? अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है? ये गिवन डेटा हो गया, और दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि मैंने ये जो दोनों मासेस अगर कंबाइंडली बाइंड किए, मतलब क्या किया है? m1 और m2 मैंने दोनों को एक साथ बांध दिया, तो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन बोला हुआ है। करेक्ट? क्या बोला है बेटा? एक्सेलरेशन कितना आता है? सिंपल सा है, गिवन डेटा लिख लिया, नाउ सॉल्व। देखो, m1 कैसे फाइंड करते हो? फोर्स का फॉर्मूला यूज करो। फोर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू व्हाट रे बेटा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो यहां पे बोलो क्या बना? F पता नहीं है, एज इट इज एक्सेलरेशन बना 8, तो m1 इज इक्वल टू F बाय 8। m2 कितना बना रे बेटा? F अपॉन एक्सेलरेशन कितना है? 24। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट m1 प्लस m2। कैसे फाइंड करोगे बेटा? m1 F बाय 8, m2 F बाय 24। देखो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर कितने से मल्टीप्लाई कर दो रे बेटा? एलसीएम मेथड, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने बोला हुआ था। ये 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3f अपॉन 24। तो व्हाट आई कैन से दैट 4 अपॉन 24। 4 अपॉन 24 मतलब कितना हो गया रे बेटा? 4f अपॉन 24। अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 1 जा 6 जा, तो f अपॉन 6। क्लियर? लेकिन हम लोग को ये फाइंड करने बोला है क्या? नहीं, इट हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड क्या रे बेटा? एक्सेलरेशन। तो वापस वही फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मास कितना है बेटा? F अपॉन 6। F कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाता है? न्यूमरेटर। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर ऑप्शन डी।
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या फिर नियरेस्ट आंसर लेना पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं मेरे हिसाब से, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी विल बी गेट क्लियर अबाउट दिस। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रख सकते हो। गॉट इट बेटा? तो चलो, फॉलोइंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ डिफरेंट सर्किट इन विच ऑफ दोज शोज एन इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट मतलब क्या है बेटा, कि कौन से दो इसमें सेम करंट आ रहा है। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं हर एक में कितना पूछा हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 है, एंड ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हर एक पार्ट्स की वैल्यू कितना होगी? 0.1। तो ये मेरा एरो यहाँ पर है, यस और नो? तो कितना हो जाएगा? 3 तक है, तो यहाँ की जो रीडिंग आ रही है दैट विल बी 0.8 एम्पियर। गॉट इट? सिमिलर वे 50 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक का 10 आया, यस और नो? दैट मीन्स इसकी जो रीडिंग आएगी वो कितना होगी रे बेटा? 80 मिली एम्पियर, यस और नो? सिमिलर वे हर एक का 100 है, यहाँ पे 2 पे है, तो इट विल बी योर 700 मिली एम्पियर। एंड सिमिलरली 750 प्लस 50, करेक्ट है? यहाँ पे हर एक 50 का है, तो ये कितना होगा? 800 मिली एम्पियर। गॉट इट? अभी कोई भी सेम तो दिखाई नहीं दे रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू कन्वर्ट बेटा? वी नीड टू गो विथ यूनिट कन्वर्जन। क्या करना पड़ेगा? यूनिट कन्वर्जन। तो क्या आएगा बेटा यूनिट कन्वर्जन? बोलो। सब जगह मिली एम्पियर है, यहाँ पे एम्पियर दिख रहा है, तो व्हाट विल बी गो? वी विल बी गो विद द यूनिट कन्वर्जन। एम्पियर का मिली एम्पियर कर दो, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 1000। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 800 एम्पियर। करेक्ट? मतलब किसका सेम आ रहा है? पी एंड यस। तो अपने हिसाब से ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा? बी। ओके, लेकिन इनके जो पोजीशंस है वो एरो किधर थोड़ा बहुत इधर उधर टिल्ट दिख रहे हैं, तो इमेज के बेसिस पे माइट भी आंसर चेंज हो सकता है। गॉट इट बेटा? चलो गुड। सो नेक्स्ट, if the frequency of a sound wave is double while keeping the speed of constant, what is the new wavelength? इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत बार सॉल्व किया है आपने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इससे क्या बोला कि यहाँ पे 2 वेवलेंथ 2 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे λ1 f1 लिख देता हूँ, यस और नो? ये v। और क्या बोला हुआ है? मेरे वेलोसिटी सेकेंड है वो कांस्टेंट ही है, और मेरा जो चेंज हुआ है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है। सिंपल। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मेरी जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है वो कितना हुआ है रे बेटा? सेकेंड फ्रीक्वेंसी डबल हुआ है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना हुआ है बेटा? डबल हुआ है, तो f2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f1। क्लियर? अभी मेरे को ये बोलो, अगर ये सेम है, ये LHS सेम है, तो RHS भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो मैं लिख सकता हूं क्या? λ1 f1 इज इक्वल टू λ2 f2। करेक्ट? नाउ वैल्यूज पुट कर दो। λ1 एज इट इज, f1 एज इट इज, λ2 f2 की वैल्यू अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने 2 f1। यस और नो? सो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी गेट कैंसल, λ2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन 2। मतलब जो मेरी नई वेवलेंथ होगी पहले वाले वेवलेंथ से हाफ हो जाएगी। तो व्हाट शुड बी द आंसर है बेटा? ऑप्शन सी। सिंपल सा है, कांस्टेंट रखना है, ये डबल हो रहा है तो इसको हाफ होना ही पड़ेगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर? ये बच्चों के क्वेश्चन है, एक्चुअली सॉल्व कराते हुए भी मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इनपुट मतलब जिससे कंप्यूटर को हम लोग क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देंगे। पहला कीबोर्ड्स, यस। माउस, यस। मॉनिटर अपने को देता है, दैट इज आउटपुट आता है, तो वो नहीं आएगा। जॉयस्टिक्स, यस, गेम खेलने के लिए। प्रिंटर वापस से आउटपुट देता है, तो व्हाट शुड बी द आंसर है बेटा? पी क्यू, यस। ये बोनस मार्क है फुगट वाला। ओके, चलो इसका क्या बोला हुआ था बेटा? हम लोगों ने जब क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस मिशन में के टेलीस्कोप वगैरह, वो वाले क्वेश्चंस पे डिपेंड है। चंद्रा इस वाटर बेटा सबसे पहला वाला टेलीस्कोप हम लोगों ने जो यूज किया हुआ था, यस, अपने इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर है, जो किस पे वर्क करता है बेटा? इट वर्क्स ऑन द एक्स रेज। इट वर्क्स ऑन द एक्स रेज, मतलब चंद्रा का क्या आएगा बेटा? एक्स रेज पे आएगा। और एक्स रेज पे आने के बाद जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कहां से आता है रे बेटा? गैलेक्सीज एंड स्टार्स।
ओके अभी जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे पूरे सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। पहले देखो कि ये पेयर अगर एक से ज्यादा जगह मैच कर रहा है तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और एल्स इतने पे ही छोड़ दूंगा। तो मेरा ऑप्शन क्या बन रहा है बेटा, पहला आर जेड किधर बन रहा है, पहला पी है नहीं आएगा, पहला आर जेड, पहला आर एक्स, पहला आर जेड, तो सिर्फ ऑप्शन बी में, मेरे को बाकी के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके चल find the current flowing through the resistance of 10 ohm in the given circuit। देखो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अपना बेसिक वाला वही लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन एक रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी बेसिस पे जाएंगे। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, पैरेलल। पैरेलल कैसे सॉल्व करते रहे बेटा, बोलो, आरपी इज इक्वल टू 1 बाय आरपी, एक्चुअली एक मिनट ना, क्या आएगा, हाँ अरे हाँ 1 बाय आरपी इज इक्वल टू वॉट है बेटा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कितना हो गया बेटा, 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर दूंगा मैं, तो आरपी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 बाय 20, 1 जा 10 जा, तो आरपी इज इक्वल टू कितना है बेटा 10। लेकिन हम लोगों ने क्लास में शॉर्टकट सीखा हुआ था, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली हाफ कर देते, R बाय 2, या फिर जितने कनेक्टेड है R बाय n कर देते, करेक्ट। उसके बाद अभी मेरे जो ये सर्किट है वो इस तरह बनी, करेक्ट, ये मेरा आंसर कितना आया 10। अभी ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कैसे बने रे बेटा, सीरीज। सीरीज में क्या करते हो आप, डायरेक्टली एडिशन कर देते हो, तो आर एस इज इक्वल टू 10 प्लस 10, सो आर एस कितना हुआ बेटा 20, यस और नो। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज, आर टोटल में वैल्यूज पुट कर दोगे, नाउ जस्ट क्रॉस चेक, v इज इक्वल टू सॉरी v दिया हुआ है, v कितना दिया है बेटा अपने को 10, 10 इज इक्वल टू I फाइंड करना है, और टोटल रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड किया 20, ये 20 मल्टीप्लीकेशन, इधर जाके डिवीजन, तो I इज इक्वल टू 10 बाय 20, 0 0 कैंसल, सो इट विल बी गोइंग टू बिकम 2 एम्पियर। क्लियर, इजी है, जस्ट थोड़ा सा लेंदी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन क्लास में हम लोगों ने शॉर्टकट वे में सॉल्व किया था, ओरली हो जाता है, दोनों का 10 है, 10 10 20 हो गया, 10 बाय 20 0.5। देखो बेटा ऐसे हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते या फिर लिखते लिखते हम लोग थोड़ी सी छोटी वाली गलती कर देते रहे, तो मैं लिख दिया होता 2 एम्पियर, आई थिंक ऑप्शन में भी है। 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 मतलब क्या आएगा 0.5, बोला करो रे, ओके। और पेपर में ऐसे ही सिली मिस्टेक्स हो जाती है। चलो नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर डज द वाटर प्रोड्यूस अ ग्रेटेड बायस फोर्स। और इस पे भी बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की है, करेक्ट। देखो क्या हुआ है, बायस फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, रो वी जी, मतलब डेंसिटी वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो। सिंपल है, मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा बायॉन्सी फोर्स, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बायॉन्सी डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है बेटा, वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ये याद करते ही रट्टा मारा हुआ था मस्त अच्छे से, और हम लोगों ने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया बेटा, क्यू किया है ना। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा खेला है आपके साथ, क्या किया है रे बेटा, कि मेरा जो आंसर है आर और यस वो भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सेल्सियस तो समझ में आया कि 4 पे है, लेकिन आर और यस उन्होंने केल्विन और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, दैट मींस यू नीड टू चेंज अ यूनिट और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो पहला देखो बेटा, केल्विन से अगर मेरे को फ़ारेनहाइट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो केल्विन माइनस 273.15 पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सो क्या आएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 277.15 माइनस 273.15, वापस से कितना है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ऑप्शन आर भी हो सकता है, करेक्ट। क्यों और आर बोला है, लेकिन मेरे को यस भी तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो वापस चेक करो बेटा, इसका क्या आएगा, c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। यस, c बाय 5 करना है, f की वैल्यू पुट कर दो बेटा 39.2, 39.2 माइनस 32 कितना आएगा बेटा 7.2,
करेक्ट। तो C इज इक्वल टू 7.2, ये 5 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन और 9 डिवीजन, 9 1 जा 8 जा, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, 8 5 जा 40 और डेसिमल पॉइंट वापस से दे दिया तो कितना बचा रे बेटा 4.0। अरे मतलब ये भी है, गड़बड़ किया होगा तो गलती से अपने ऑप्शन क्या लिखा है बेटा क्यू, करेक्ट। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आपको सेफर साइड दिया हुआ था कि क्यू वाला ऑप्शन है ही नहीं, गॉट इट ना। तो जब भी यूनिट अलग हो आपको आंसर क्रॉस चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, देखो क्या ट्रिक पढ़ाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यस और नो। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से राइट साइड जा रहे हो तो आपको क्या ये करना पड़ेगा बेटा, बोला था हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, डेरिवेटिव और स्लोप। और एक्सेलरेशन से स्लोप जा रहे हो तो आप क्या फाइंड करते हो बेटा, एरिया और इंटीग्रेशन, एरिया और इंटीग्रेशन। मतलब आप जब ये रुके हो, क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो एरिया, राइट साइड जा रहे हो तो स्लोप, करेक्ट। अभी मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मतलब जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वहीं पे जाके आपको रुकना है। तो जस्ट यू आर गोइंग टू स्टैंड ऑन द वेलोसिटी। अभी राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया, ये वाला क्या इंडिकेट करता है बेटा, सिंबल एरिया। तो एरिया है तो आप राइट साइड जाओगे कि लेफ्ट साइड जाओगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है तो उसका कॉर्नर बेटा जुड़वा भाई डिस्टेंस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, 3 spherical mirrors are made from the same hollow glass sphere. Which of the following factors will not be a common among them? मतलब क्या बोला हुआ है कि लेट कंसिडर करो ये वाला एक स्पीयर है, ये वाले स्पीयर में से क्या किया हुआ है बेटा, 3 अलग अलग पीसेस किए, यहाँ से एक पीस लिया हुआ है, यहाँ से एक पीस लिया हुआ है और यहाँ से एक पीस लिया हुआ है, करेक्ट। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि कौनते वाले चीज अलग नहीं अलग हो सकती है वो पूछा है। तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों भी सेम से इससे बने हुए तो ये तो डेफिनेटली सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम स्फीयर, ये भी सेम है, करेक्ट। पोल, पोल मतलब क्या रे बेटा, मेरा मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर। अब ये तीनों मिरर सेम साइज के है क्या, नहीं है, अलग अलग साइज के, तो सबका पोल अलग हो सकता है, करेक्ट। एंड द फोकल लेंथ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सबका सेम है तो फोकल लेंथ भी सेम, करेक्ट। और ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, याद है ना। चलो नेक्स्ट, 2 identical masses of an object x and y are placed on a table as shown in the figure. What is the ratio of the pressure exerted by the x and y on the table? देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू वॉट, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू वॉट रे बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू वॉट, फोर्स अपॉन एरिया। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का जो ये वेट है वो सेम है, मतलब मेरा फोर्स सेम है तो मेरे को फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, तो आई कैन से दैट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। आया समझ में, सिंपल सा पड़ा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे 1। वैल्यूज पुट कर दो। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 into 5, करेक्ट। एंड A1 की वैल्यू कितना है देखो, 10 into 5, 5 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 1/2, 1/2 मतलब कितना है बेटा, 1:2, दैट विल बी ऑप्शन बी। इजी लग रहा है ना, हाँ मैंने सिखाया है ना फिर। चलो ध्यान दो, which of the following material is used to make a core of electromagnet? और यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती की है बच्चों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो कोर होता है उसके कुछ क्वालिटीज बोले थे हम लोगों ने, क्लास में डिस्कस किया था। क्या थे बेटा क्वालिटी, द क्वालिटी सेड दैट कि ये जो मेरा बीच वाला कॉइल के अंदर वाला जो भी मटेरियल है, सबसे पहला है कि वो कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा वो मैग्नेटिक मटेरियल भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो दोनों भी है, कॉपर कंडक्टर है लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक दोनों नहीं है, रबर दोनों नहीं है, बचा कौन सा, आयरन। और हम लोग ने लिखा भी था आयरन मैग्नेट कोर, याद है। चलो गुड, ये भी बोनस वाला मार्क्स। थोड़ा सा लेने लग रहा है ना, लेकिन ये भी वापस से अपने को फ्री वाला ही मार्क्स है। देखो
assertion a balloon filled with a gas bursts when it rises to a certain height. क्या बोला हुआ है कि एक आधा बलून है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक हाइट पे जाने के बाद फूट जाता है, ये तो पता है अपने को, ये ट्रू है। लेकिन क्यों फूटता है रे बेटा, क्यों फूटता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, कम होते जा रहा है, और प्रेशर कम होगा तो ये जो मेरे अंदर वाली बलून में की एयर है वो तो हाई प्रेशर से आपने भरी हुई है, वो क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, बाहर आने की कोशिश करेगा, और ये बाहर आने की कोशिश करने के नाद में क्या कर देगा बेटा, दैट बलून विल बी गोइंग टू बर्स्ट आउट। रीजन यही लिखा है, क्या देखते हैं कि एज द बलून राइजेस द एक्सटर्नल एयर प्रेशर डिक्रीजेस, करेक्ट है। सो द गैस इनसाइड द बलून्स एक्सपांड एंड द साइज ऑफ द बलून इंक्रीजेस। वेरी गुड, सो ऑप्शन विल बी ए, करेक्ट भी है और करेक्ट रीजन भी दिया है। नेक्स्ट वापस से इजी क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है बेटा, वर्क डन के ऊपर पूछा हुआ है। वर्क डन का फॉर्मूला आप सब लोगों को याद है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट रे बेटा, एफ एस कॉस थीटा, और आपको स्पेशली थीटा की 3 वैल्यू याद रखने के लिए कहा गया था। व्हाट आर द 3 वैल्यूज रे बेटा, कॉस 0, कॉस 30 एंड कॉस 180। बोला था ना क्लास में, बोलो कॉस 0 क्या आता है बेटा, गुड 1, कॉस 90 कितना है बेटा 0, और कॉस 180 कितना आया -1। यहां तक डाउट नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है मतलब क्या है बेटा, कॉस की वैल्यू 0 आई, कॉस 0 है मतलब क्या होगा, कॉस 1 होगा। अभी कॉस 1 है मतलब मेरा जो वर्क डन है वो कितना आया बेटा, एफ एस, तो 0 एफ एस। यहां तक कोई डाउट। अभी नेक्स्ट देखो, मेरे को जो बोला हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स बोला हुआ है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, और ऑब्जेक्ट 0 एंगल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब किधर जा रहा है, दोनों का सेम है, फोर्स जहां पे आ रहा है ऑब्जेक्ट भी उधर ही जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली किधर जाएगा, नीचे। सो क्या आएगा बेटा आंसर, 0 डिग्री, W इज इक्वल टू एफ एस एंड ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्राउंड नहीं आएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या आएगा बेटा 1B2, किधर है देखो, एक ही ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गुड, ऐसे ही टाइम बचा के आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Which of the following devices is used to measure the density of the liquid? ये भी पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली है। ये वाला मेजरिंग सिलेंडर क्या यूज करते हो बेटा, वॉल्यूम, कैलोरीमीटर, हीट, hygrometer, moisture and hydrometer will be going to use for the density. Correct? डायरेक्टली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 4 चार्ज ऑब्जेक्ट P, Q, R एंड S। ओके, तो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, P है, Q है, R है एंड S है। करेक्ट? P ऑब्जेक्ट P अट्रैक्ट्स Q। P किसको अट्रैक्ट करता है बेटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट रिपेल्स R, R के साथ जमता नहीं है। ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज, आर जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, चार्ज यस, मतलब इसको पॉजिटिव है तो इसको क्या हो गया बेटा, नेगेटिव होगा। करेक्ट ना? अभी ये नेगेटिव है और ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो दोनों का भी साइन सेम, और ये एक दूसरे को पसंद करते तो साइन अपोजिट। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन विच अनदर ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो यस के साथ अनदर कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्यू। तो ऑप्शन ए। इजी है ना, बहुत इजी दिया है इस बार का पेपर। अ बुलेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हैविंग अ लीनियर मोमेंटम 300 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द मासेस ऑफ द बुलेट। यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत सिली मिस्टेक किए हुआ है। क्या किया है बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों सेम सेम कैसे चलेंगे, सॉरी दोनों अलग अलग कैसे चलेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों ने वो भूल गए और उसी की वजह से उनका क्या हुआ है बेटा, छोटा सा क्या बोलते हैं, मार्क्स चला गया। करेक्ट? तो आप लोग यूनिट करते हैं, वेलोसिटी कितना दिया है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, कैन बी कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100, तो वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट? फिर आपको बोला हुआ है लीनियर मोमेंटम कितना दिया हुआ है, P,
300 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड क्या फाइंड करना है रे बेटा, आपको मास फाइंड करना है। अभी बस खत्म, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। बच्चों ने गलती सिर्फ यहाँ पे किया हुआ है। तो P इज इक्वल टू व्हाट रे बेटा, एम वी। P कितना दिया हुआ है 300, एम कितना दिया हुआ है फाइंड करना है, V दिया हुआ है 1500, ये 2020 कैंसल। तो एम इज इक्वल टू कितना है रे बेटा, ये 15 मल्टीप्लीकेशन, इधर आके डिवीजन 3/15, तो 3 1 जा 5 जा 1/5 मतलब कितना रे बेटा 0.2। व्हाट शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए। गुड। नेक्स्ट, while playing the veena, when we press the string with a finger, which properties of the sound changes? Okay, क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली गिटार जब देखा था तब आपने क्या देखा था रे बेटा, मेरे जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनकी विड्थ अलग होती है और जो हम लोगों के फिंगर्स प्लेस होते हैं वो आपका क्या करेगा रे बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज करेगा। करेक्ट। अभी जब आपने यहाँ पे हैंड रखा हुआ है और यहाँ पे प्रेस कर रहे हो तो ये वाले क्या हो गए बेटा, मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पहले इतनी थी, अभी आपने यहाँ तक ही रखा, मतलब मेरा वाइब्रेशन उतना ही होगा। और आपको पता है अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग छोटा हो रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यस और नो, आपको फॉर्मूला भी लिखकर दिया हुआ था, F इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1/2 पाई अंडर रूट G/L। अगर लेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम हुआ ये बढ़ा। क्लियर? तो व्हाट शुड बी द आंसर है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। करेक्ट। सेकेंड, एम्पलीट्यूड। अभी मेरे को ये बोलो, एम्पलीट्यूड लेंथ पे डिपेंड करता है कि फोर्स पे डिपेंड करता है, कितने जोर से मैं खींच रहा हूं उस पे डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेटली एम्पलीट्यूड लेंथ पे वैरी नहीं कर रहा है। पिच किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो पिच भी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी किस पे चेंज हो रही है, लेंथ पे चेंज हो रही है, तो पिच भी किस पे चेंज होगी, लेंथ। दैट मीन्स X and Z will be the correct answer। एंड कहां पे दिया बेटा, ऑप्शन सी। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Two plane mirrors are inclined at an angle of 90 degree to each other and the object placed between them। ये वाला तो हर टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम लोगों ने नंबर ऑफ टाइम्स ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। करेक्ट। व्हाट इज द गिवन रे बेटा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/θ -1। 360 एज इट इज, थीटा कितना दिया है रे बेटा अपने को, 90 डिग्री -1। करेक्ट। अभी ये आगे का कराते हुए शर्म आ रही है मेरे को, आपको आना चाहिए। अरे क्वेश्चन चला गया क्या? ओके, सो 91 जा 4 जा 4 - 1 3। तो नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हो गए बेटा, 3। करेक्ट। चलो हाँ चलो, हाउ मच किलोवाट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ मशीन गन टू फायर 60 बुलेट्स पर मिनट with the velocity of 1000 meter per second and the mass of each bullet is 25 ग्राम। ओके, अभी पावर का बेसिक वाला फॉर्मूला आप सबको याद है। व्हाट इज द फॉर्मूला रे बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे कौन सी वाली एनर्जी यूज होगी रे बेटा, मोशन है, स्पीड दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज अ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है रे बेटा, हाफ mv²। करेक्ट। तो हाफ एज इट इज, यम कितना दिया हुआ है 25 ग्राम। ग्राम चलता है क्या अपने को, नहीं चलता है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन 25/1000 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना दिया है बेटा 1000, तो 1000 का स्क्वायर दैट मींस 1000 इनटू 1000। करेक्ट। नाउ सिंप्लीफाई, ये 1000 ने ये 1000 को मार दिया, यस और नो। नाउ वी कैन से दैट 2 और ये 12.5 है, ये 3 0, तो कितना आ गया बेटा 12,500। करेक्ट। अभी आपको फाइंड करना है एनर्जी। अभी ये वाली जो एनर्जी है ये किसकी है रे बेटा, एक बुलेट का मास दिया है तो एक बुलेट की फाइंड किया। तो आपको अगर टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड, यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो पावर इज इक्वल टू, आई कैन से दैट 12,500 काइनेटिक एनर्जी एक बुलेट की। ऐसे कितने बुलेट्स है मेरे पास, 60। और आंसर अगर मेरे को वैट में चाहिए तो डिवीजन में क्या चाहिए बेटा, सेकेंड्स में चाहिए। यहाँ पे दिया कितना है, मिनट, तो ये मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड, और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करोगे, 60 60 कैंसल। तो पावर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 12,500 वैट।
और जूल पर सेकेंड, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपका जो आंसर चाहिए दैट शुड बी इन किलोवाट, तो आपको वापस कितने से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, गुड, वी नीड टू अगेन डिवाइड विद 1000, 2020 कैंसल, करेक्ट, 2020 कैंसल, एंड देन व्हाट वी कैन से दैट बेटा, ये सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो हो गया, और ये p इज इक्वल टू एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दैट इज 12.5। व्हाट इज द आंसर है बेटा, 12.5, ऑप्शन बी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, which of the following characters in coding standard is developed by a CDAC for writing the different Indian language script? ये भी डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन था, एंड व्हाट शुड बी द आंसर बेटा, ISCII, ओके। एंड द लास्ट second question we can say that two objects each of mass m moving with a constant velocity, ये यहाँ पे याद रखो constant velocity v, and masses कैसे है बेटा, each masses मतलब दोनों का भी मास सेम है, in a opposite direction, किसमें जा रहे हैं, opposite directions, and collide with one another, what is the velocity of the compound बॉडी आफ्टर कोलिजन। अभी यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, कंपाउंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड बेटा, दोनों के दोनों मासेस कंबाइन हो गए, दोनों के दोनों मासेस क्या हो गए बेटा, कंबाइन हो गए। और आपको मैंने आंसर फॉर्मूला लिखते टाइम थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया था, क्या रे बेटा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन है तो मास डायरेक्टली सम कर दोगे एट v कंबाइंड, याद है ना बेटा, थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ था ना। पुट डाउन द वैल्यूज, क्या बोला है रे बेटा, m1 मतलब m, दोनों का मास सेम है, v1 v ले लेते हैं, प्लस मास अगेन सेम, v2 सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो, इज इक्वल टू m1 m2 मतलब m प्लस m v कंबाइंड। अभी मेरे को ये बोलो बेटा, ये m v है, ये माइनस m v है, सेम है, अपोजिट साइड, इट विल बी गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर, मतलब यहाँ पे बचा 0, करेक्ट, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो गया बेटा, 2m इंटू v कंबाइंड। अभी v कंबाइंड फाइंड करना है तो 2 किधर जाएगा बेटा, नीचे, 0 अपॉन एनीथिंग, व्हाट शुड बी योर फाइनल आंसर, 0, तो कंबाइंड वेलोसिटी कितना आ गई बेटा, 0, तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन, ऑप्शन डी, करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following devices are working on a principle of electromagnetism? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कौन कौन काम करता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है और मैग्नेट भी आ रहा है। इलेक्ट्रिक आयन, यस, करंट आ रहा है, उसमें हीटिंग होती है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फैन, जहां पे मोटर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। इंडक्शन मोटर सेम, तो कौन नहीं है बेटा, एमआरआई मशीन नहीं है, करेक्ट। एमआरआई मशीन किस पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट पे काम करती है, यस और नो, तो व्हाट शुड बी द आंसर, द आंसर शुड बी योर PQR, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर P, करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फिजिक्स इज व्हाट, अ साउंड वेव passes from air medium to water medium, which of the following characteristics remains unchanged? ये भी हम लोग ने नोट्स में लिखकर दिया हुआ था, क्या चेंज नहीं होता है बेटा कभी भी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो निकलता है वो सोर्स से निकलता है, करेक्ट। देखो अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, कहीं पे भी डिफिकल्ट लगा क्या, नहीं है। फिजिक्स डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता है, आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, करेक्ट, और उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हम लोग दिला देंगे आपको, गॉट इट। अभी स्टिल आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं, या फिर हम लोगों से कुछ कांटेक्ट करना है, या फिर आपके रेगुलर स्टडी में भी आप कहीं पे डिफिकल्टी फाइंड कर रहे हो, सो आप लोग हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट एट एनी मोबाइल नंबर। चलो अभी आपके बोर्ड्स आने वाले, बोर्ड्स के प्रिपरेशन करो, जल्दी ही हम लोग को बचे हुए आपके जो वीडियोस है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आ जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपके रेगुलर और चाहो स्क्रीनिंग के लिए भी क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन आप लोग क्या कर सकते हो, दिए गए लिंक पे टच करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके चलो, थैंक यू बेटा, चलो बाय।